हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अमेरिका की चालें साफ दिख रही हैं। जितना वो भारत को दबाने की कोशिश करता है, उतना ही यूरोप भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है। एक के बाद एक करके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रहार किए ताकि भारत अमेरिकी शर्तों पर व्यापारिक समझौते के लिए झुक जाए, मगर भारत अब तक झुका नहीं और आखिरी वार के तौर पर ट्रंप ने H-1B वीजा बम फोड़ दिया। लेकिन इस बार यूरोप और भारत ने मिलकर इसका तोड़ भी निकाल लिया। यूरोप अब अमेरिका के पीछे पीछे आंख मूंद कर चलने को तैयार नहीं है, बल्कि वो रूस, भारत और चीन के साथ भी बराबरी के रिश्ते चाहता है। अमेरिका के पीछे लगकर यूरोप ने बहुत कुछ गंवाया और मौका मिलते ही अमेरिका ने यूरोप पर भी टैरिफ ठोक दिए, यानी जो साथी बनकर चला वही शिकार बन गया। अब यूरोप से इशारा आ चुका है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर ट्रंप भारत को परेशान करेंगे तो यूरोप भारतीय टैलेंट को गले लगाने के लिए तैयार है। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है ब्रिटेन का, जिसने भारतीय टैलेंट को खींचने के लिए जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। यानी जितना नुकसान अमेरिका को होगा, उतना ही फायदा ब्रिटेन को मिलता नजर आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि ब्रिटेन भारतीय टैलेंट को आकर्षित करने के लिए वीजा फीस माफ करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है और इसके लिए एक नई स्कीम तैयार की जा रही है। यह भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है, जिसकी गहराई से चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस दौड़ में केवल ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, चीन और नीदरलैंड जैसे बड़े देश भी कूद पड़े हैं। यानी भारतीय टैलेंट के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के मामले में भी यूरोप ने भारत का साथ देते हुए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से सीधी टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। और जब इसका जवाब सामने आएगा तो यह साफ होगा कि यूरोप भारत के लिए किस हद तक खड़ा है। ट्रंप के इशारों पर भारत पर दबाव बनाने से यूरोप ने साफ इनकार कर दिया है। और इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि अमेरिकी धरती पर विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यूरोप के साथ अपनी दोस्ती को कई गुना मजबूत कर लिया है। यूरोप के विदेश मंत्रियों के साथ किन मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई है, इसकी परतें भी आगे खुलेंगी। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले अमेरिका का घाटा सुनिए, फिर यूरोप का खेल जानेंगे। तो देखिए, मामला यह है कि अमेरिका ने H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस जोड़कर असल में भारतीय आईटी प्रोफेशनलों के सपनों पर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। सिलिकॉन वैली की पूरी इमारत उन्हीं भारतीय दिमागों की नींव पर खड़ी है जो वहां जाकर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को नई ऊंचाइयां देते रहे हैं। अब जब अचानक इतना भारी शुल्क लगाया गया है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां कम भारतीयों को अमेरिका भेजेंगी और वहीं लोकल लोगों को हायर करने का दबाव बनेगा। सुनने में ये लोकल हायरिंग को बढ़ावा देने जैसा लगता है, लेकिन हकीकत उल्टी है। भारतीय इंजीनियरों के बिना अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मशीनरी अधूरी रह जाएगी, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन खिंचेगी, लागत बढ़ेगी और रिसर्च की गहराई घट जाएगी। यानी नुकसान सिर्फ भारतीय प्रोफेशनलों का नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की वो इनोवेशन पावर भी कमजोर होगी जिस पर पूरी दुनिया का भरोसा टिका हुआ है। दूसरे शब्दों में यह फैसला एक तीर से दो निशाने मारने जैसा है। भारतीय टैलेंट का रास्ता रोकना और खुद अमेरिकी टेक्नोलॉजी साम्राज्य की नींव हिला देना। अब जरा ब्रिटेन का मास्टर स्ट्रोक सुनिए। तो देखिए, यहां तस्वीर कुछ यूं है कि जब अमेरिका ने H-1B वीजा की भारी फीस लगाकर भारतीय टैलेंट के लिए दरवाजा मुश्किल कर दिया है, तब ब्रिटेन ने उल्टा रास्ता अपनाया है। प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की सरकार कह रही है कि उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग चाहिए, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी या मेडिकल फील्ड। इसलिए वे वीजा फीस माफ करने तक पर विचार कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल टैलेंट बिना बोझ के ब्रिटेन में आकर काम करे और उनकी अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे। भारतीय आईटी प्रोफेशनलों के लिए यह सोने पर सुहागा जैसा मौका बन सकता है, क्योंकि जहां अमेरिका का रास्ता बंद हो रहा है, वहीं ब्रिटेन अपने दरवाजे खोल रहा है। हाँ, ये सच है कि ब्रिटेन का मार्केट अमेरिका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि पूरा यूरोप अब भारतीय दिमागों को अपनी ताकत बनाने के लिए लालायत है। यानी भारतीय टैलेंट की अहमियत को हर कोई मान रहा है और उसे अपने देश की तरक्की का इंजन बनाना चाहता है। अब जरा ब्रिटेन में वीजा फीस पर खेल समझिए। तो देखिए, अमेरिका ने H-1B वीजा पर इतना बड़ा शुल्क ठोककर दुनिया भर के टैलेंट, खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनलों के लिए रास्ता कठिन कर दिया है। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, भारतीय इंजीनियरों के लिए मौके घटेंगे और अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की स्पीड भी धीमी पड़ जाएगी। इसी सख्ती ने ब्रिटेन के लिए एक नया मौका पैदा कर दिया है। लंदन की नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट और ट्रेजरी ऑफिस में बैठकर ब्रिटिश सरकार एक नई स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें साफ साफ मकसद है कि जब अमेरिका दरवाजे बंद कर रहा है तो ब्रिटेन खुले दरवाजों से दुनिया के श्रेष्ठ दिमागों को खींच ले। अब जरा ब्रिटेन के मौजूदा ग्लोबल टैलेंट वीजा की तस्वीर देखिए। अभी इस वीजा की लागत 766 पाउंड यानी लगभग $1030 है और परिवार के हर सदस्य को भी उतना ही देना पड़ता है।
लेकिन नई सोच यह है कि जो लोग दुनिया की शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी से पढ़े हों या फिर जिनके पास कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, उनके लिए फीस पूरी तरह हटा दी जाए। सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि लाखों डॉलर दो तब यहां आकर काम करो, और दूसरी तरफ ब्रिटेन कह रहा है कि अगर आप बेस्ट ब्रेन हैं तो आपको फीस तक नहीं देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ संकेत है कि ब्रिटेन खुद को टैलेंट हब बनाने की दौड़ में तेजी से दौड़ रहा है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि ब्रिटेन का मकसद केवल लोगों को बुलाना नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को एक नए इंजन से दौड़ाना है। वे चाहते हैं कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और लंदन जैसे रिसर्च और इनोवेशन सेंटर फिर से दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन सेंटर बन जाएं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी कहती है कि ये सुधार नवंबर की 26 तारीख को आने वाले बजट से पहले ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी घोषणा हो सकते हैं। यानी बिल्कुल साफ तस्वीर है, अमेरिका का कदम कंपनी और टैलेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, जबकि ब्रिटेन उसी वक्त दरवाजे खोलकर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि असली ग्लोबल टैलेंट का घर अब यूरोप बनने वाला है। अब जरा यूरोप की नई चाल समझिए। तो यहां बात यह है कि जब अमेरिका ने अपने टेक टैलेंट पर भारी रोक टोक लगा दी है, तब जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे विदेशी छात्रों और प्रोफेशनलों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां बना रहे हैं ताकि अपने देशों में रिसर्च और इनोवेशन की ताकत बढ़ा सकें। लेकिन यूरोप की असली दिक्कत यह है कि वहां ना तो सिलिकॉन वैली जैसा बड़ा और मजबूत टेक इकोसिस्टम मौजूद है और न ही इतना विशाल इन्वेस्टमेंट कल्चर। इसके अलावा कई देशों में इमिग्रेशन विरोधी भावनाएं भी गहराती जा रही हैं। यानी टैलेंट को खींचने की चाह तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक ढांचे अभी उतने मजबूत नहीं हैं। अगर यूरोप सच में अमेरिका की जगह लेना चाहता है तो उसे इन चुनौतियों से भिड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही वो समय है जब अमेरिका की दीवारें दरक रही हैं और यूरोप के पास दुनिया की टेक रेस में बड़ा खिलाड़ी बनने का सुनहरा मौका मौजूद है। अब जरा चीन की दस्तक और भारत की उम्मीद सुनिए। तो मामला साफ है कि अब पूरी दुनिया भारतीय दिमाग के पीछे भाग रही है। अमेरिका ने जब वीजा की दीवार खड़ी कर ली तो चीन ने तुरंत अपने यहां युवा टेक टैलेंट को आकर्षित करने के लिए नया वीजा रास्ता खोल दिया। हालांकि भारतीय प्रोफेशनल्स शायद चीन को प्राथमिकता न दें क्योंकि वहां माहौल उतना भरोसेमंद नहीं है, लेकिन ये कदम ये दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर हर देश को पता है कि अगर असली इनोवेशन चाहिए तो भारतीय दिमाग चाहिए। ऐसे में भारत के सामने भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वो अपने टैलेंट को बाहर जाने से रोक पाएगा और खुद को टेक्नोलॉजी की सुपर पावर बना पाएगा? असली मुकाबला इस बात का नहीं है कि अमेरिका, यूरोप या चीन कौन जीतता है, बल्कि खेल ये है कि भारत अपने ही लोगों की प्रतिभा का कितना सही इस्तेमाल करता है और दुनिया में अपनी असली ताकत कैसे दिखाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा अमेरिका का झटका और भारत की टेक कहानी पर वार सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला असल में भारत और अमेरिका दोनों के लिए झटका है, क्योंकि H-1B वीजा पर $1 लाख की अतिरिक्त फीस लगने का सीधा असर भारत की 280 अरब डॉलर की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर पड़ता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां सालों से अमेरिकी क्लाइंट्स के लिए हजारों भारतीय इंजीनियरों को ऑन साइट भेजकर प्रोजेक्ट पूरे करती रही हैं, लेकिन अब यह प्रक्रिया बेहद महंगी और धीमी हो जाएगी। अमेरिकी प्रशासन इसे दुरुपयोग रोकने और लोकल हायरिंग बढ़ाने की चाल बता रहा है, पर हकीकत उल्टी है। कॉरपोरेट्स की लागत बढ़ेगी, प्रोजेक्ट डेडलाइन खिंचेंगी, रिस्क बढ़ेगा और पूरी वैश्विक टेक सप्लाई चेन हिल जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास गहराने लगी है और सोशल मीडिया पर उन भारतीय परिवारों की बेचैनी साफ दिख रही है जिनके सपने नौकरी, वीजा और रेमिटेंस पर टिके हुए हैं। यानी ये फैसला केवल नीति नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों पर असर डालने वाला बड़ा झटका है। अब जरा भारत को लेकर यूरोप का ट्रंप से टकराव सुनिए। तो एक तरफ यूरोप रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अपना 19वां प्रतिबंध पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने साफ कहा है कि रूस से जितना भी बचा खुचा ऊर्जा आयात है उसे भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। यानी यूरोप रूसी गैस और तेल पर निर्भरता पूरी तरह तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े और यूरोपीय प्रतिनिधियों की बैठक में फोन कर दिया कि चीन और भारत पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाया जाए। उनका तर्क है कि जब तक यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता तब तक यूरोप को यह टैक्स लगाना ही होगा, और उन्होंने सोशल मीडिया पर धमाका करते हुए लिखा कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा ये टैरिफ हट जाएगा, लेकिन तब तक यूरोप को मजबूरी में इसे लागू करना पड़ेगा। यानी एक तरफ रूस पर वार और दूसरी तरफ भारत चीन पर दबाव डालने की अमेरिकी कोशिश। ये पूरी स्थिति वैश्विक व्यापार और राजनीति दोनों को हिला देने वाली है। अब जरा यूरोप का इनकार और नया रास्ता जानिए।
तो ब्रसेल्स ने ट्रंप के चीन भारत पर भारी टैरिफ लगाने के इरादे को ठुकराकर एक समझदारी भरा वैकल्पिक रास्ता अपनाने का संकेत दे दिया है। यूरोप समझता है कि अगर उसने अपने बड़े आर्थिक साझेदारों से व्यापार काटा तो खुद को ही नुकसान होगा। इसलिए उसने रूस को ठोस और केंद्रित तौर पर कमजोर करने की योजना बनाई है। इसमें प्राकृतिक गैस की खरीद पर रोक लगाना शामिल है ताकि रूसी ऊर्जा राजस्व घटे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी और बैंकों पर कड़ाई लाकर रूस के वित्तीय चैनलों को दबाना है। ऊर्जा कंपनियों और उन नेटवर्क्स को निशाना बनाना है जो रूस को विदेशी मुद्रा और सप्लाई प्रदान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हंगरी और स्लोवाकिया जैसी छूटें जो रूस के लिए राहत रही हैं, उन्हें धीरे धीरे वापस लेना ताकि यूरोपीय एकजुटता बढ़े और रूस पर आर्थिक दबाव इतना गहरा हो कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। सीधे शब्दों में ब्रसेल्स ने ट्रंप के शॉर्टकट को खारिज कर रणनीतिक, लक्षित और आत्मरक्षित साजिश के जरिए रूस को निशाना बनाना चुना है। अब जरा भारत यूरोप नई साझेदारी की बड़ी चाल देखिए। तो न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ जो बातचीत की, उसमें यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष, ऊर्जा संकट और व्यापार जैसे सबसे गर्म मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। जयशंकर ने खुद एक्स पर लिखा कि ये बैठक बहुपक्षवाद यानी मिलकर फैसले लेने की भावना को मजबूत करने और भारत यूरोप साझेदारी को नई दिशा देने का शानदार अवसर रही। इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से बात करके एक नए रणनीतिक एजेंडे का स्वागत किया था। यानी साफ संकेत हैं कि भारत और यूरोप अब सिर्फ व्यापार या ऊर्जा तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के मोर्चे पर भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा यूरोप की नई रणनीति समझिए। तो यूरोपीय आयोग और उच्च प्रतिनिधि का ये नया रणनीतिक एजेंडा असल में भारत और यूरोप के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों पक्ष व्यापार और निवेश को तेजी से बढ़ाएंगे, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, औद्योगिक सहयोग को और गहरा करेंगे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यानी एशिया से लेकर यूरोप तक के नेटवर्क को नई रफ्तार देंगे। यूरोप ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही भारत के रूस से संबंध बने हुए हैं, फिर भी वो भारत के साथ गहरे रिश्ते बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प जताना दिखाता है कि आने वाले समय में भारत यूरोप रिश्ते इतिहास के सबसे मजबूत और भरोसेमंद दौर में पहुंचने वाले हैं। यानी ये सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले दशकों का रणनीतिक साझेदारी का खाका है। अब जरा अमेरिका के खिलाफ फिलिस्तीन मान्यता की सुनामी सुनिए। तो इस वक्त यूरोप की राजनीति में बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है, क्योंकि अब वो अमेरिका की पुरानी लाइन पर चलने के बजाय अपना अलग रास्ता बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस का फैसला है, जिसने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी, जबकि इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी ये कदम उठा चुके हैं। ये बिल्कुल उस पुरानी पश्चिमी नीति से अलग है जिसमें कहा जाता था कि फिलिस्तीन की मान्यता सिर्फ इजराइल से बातचीत के बाद ही दी जा सकती है। यानी अब पश्चिमी देशों के भीतर ही एक नई सोच उभर रही है जो मध्य पूर्व की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का समीकरण बदल रही है। और इसी बदले माहौल में भारत यूरोप साझेदारी को भी नई ताकत मिल रही है, क्योंकि यूरोप अब खुद को स्वतंत्र रणनीतिक ताकत साबित करना चाहता है और भारत उस सोच का स्वाभाविक साथी बनकर उभर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।